क्या सीकेडी एक साइलेंट किलर के तौर पर उभरता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि पता ही नहीं चलता और देर बहुत हो जाती है? किडनी की बीमारी इतनी स्लोली बढ़ती है कई बार, तो उसके सारे सिम्टम्स इनिशियल स्टेजेस में हमें पता नहीं चलते या दिखते नहीं कि शुगर कंट्रोल के चक्कर में शुगर बिल्कुल नहीं ली जाती। भगवान ने हमारा शरीर ऐसे बनाया है कि हमें जो शुगर चाहिए वो हमारे खाने से आती है। क्रिएटिनिन बढ़ता घटता है तो इससे किडनी पर क्या असर पड़ता है? कई पेशेंट्सों में जब क्रिएटिनिन बढ़ रहा है तो इसका मतलब किडनी फंक्शन डाउन जा रहा है। नमस्कार, टोटल हेल्थ से जुड़े एक और खास पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नायर। हमारा शरीर एक मशीन की तरह है और किडनी इस मशीन का जरूरी फिल्टर। आज एक छोटा सा सवाल आपसे पूछने जा रही हूं। आपने अपनी किडनी के बारे में आखिरी बार कब सोचा था? हम दिल की बात करते हैं, वजन की चिंता करते हैं, शुगर और बीपी के नंबर भी याद रखते हैं, लेकिन किडनी जो हर पल हमारे लिए काम कर रही है उसके बारे में शायद ही कभी। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कम नींद, ज्यादा नमक और जल्दी जल्दी ली गई दवाइयां, ये सब हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुकी हैं। आज टोटल हेल्थ पॉडकास्ट में हम सभी इन्हीं अनदेखे पहलुओं पर बात करेंगे। क्रॉनिक किडनी डिजीज की, उसकी वजहों की और सबसे जरूरी कैसे उससे बचाव किया जा सकता है। मेरे साथ है विशेष खास मेहमान, देश के जाने माने नेफ्रोलॉजिस्ट ललित पुरसानी जी, जो कि आरएमएल हॉस्पिटल के साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है टोटल हेल्थ पॉडकास्ट में। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल यही कि 60 से 70% लोगों को ये पता ही नहीं चलता कि कब उनको किडनी से जुड़ी दिक्कत आ जाती है, और जो लोग ये कहते हैं कि मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, क्या वही सबसे ज़्यादा खतरे में के इर्द गिर्द मंडरा रहे होते हैं? देखिए, किडनी के बारे में पहली ये चीज़ समझनी है, हम नॉर्मली हर किसी को टेस्ट एडवाइस नहीं कर सकते। हमें समझना है वो लोग जो खासकर किडनी प्रॉब्लम के लिए रिस्क पे है, जैसे डायबिटीज़ के मरीज़, ब्लड प्रेशर के मरीज़, या ऐसे मरीज़ जो लंबे टाइम से किसी दर्द की गोलियां ले रहे हैं या कुछ और बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है। हमें खासकर उन मरीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जिनको अपने किडनी की प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्म होना चाहिए। अगर हम कहें डायबिटिक पेशेंट्स, तो लगभग हमारा मानना है दुनिया में कि अगर 100 डायबिटिक है तो उसमें से सिर्फ 40 ही मरीज जाके आगे चल के किडनी की प्रॉब्लम देख पाते हैं जी। खासकर वो मरीज जिनकी शुगर अनकंट्रोल्ड है, जिनका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है, जो कोई और ऐसी देसी दवाइयों का सेवन कर रहे हैं या भारी दर्द की गोलियां बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ले रहे हैं। खासकर उन लोगों को अपना किडनी का चेकअप जरूर कराना चाहिए। बिल्कुल, आपने सतर्क तो कर दिया कि कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो हाई रिस्क पे रहते हैं, लेकिन क्या सीकेडी एक साइलेंट किलर के तौर पर उभरता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि पता ही नहीं चलता और देर बहुत हो जाती है? बिल्कुल सही कहा कि आज की डेट में सीकेडी एक साइलेंट किलर है और सबसे ज़्यादा फैलने वाली बीमारियों के रूप में सामने आ रही है आज की डेट में क्रॉनिक किडनी डिजीज। सब अपनी हार्ट का चेकअप करा लेते हैं, या हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं, या शुगर की, पर कोई भी अपना किडनी का चेकअप नहीं कराता ये सोच के। मैंने जैसे ही पहले क्वेश्चन में बता दिया था कि कौन सी पॉपुलेशन रिस्क पे है और किसे रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। जी। बात है क्योंकि किडनी की बीमारी इतनी स्लोली बढ़ती है कई बार, तो उसके सारे सिम्टम्स इनिशियल स्टेजेस में हमें पता नहीं चलते या दिखते नहीं है। तो कई बार जब तक सिम्टम्स बहुत ग्रॉस नहीं हो जाते तब तक वो बीमारी छुपी रहती है, और जब तक बहुत एडवांस स्टेज में पहुंच जाती है तब तक कई बार हम लोग बहुत लेट हो चुके होते हैं और एक इरिवर्सिबल स्टेज में आ जाते हैं, जहाँ पे हमारे पास सिर्फ डायलिसिस या ट्रांसप्लांट का ऑप्शन रह जाता है। हर दूसरे घर में आज बीपी या डायबिटीज़ का पेशेंट आपको मिल जाएगा, और जब ये हर घर में आजकल हाई बीपी या डायबिटीज़ की बीमारी है, तो क्या किडनी डिजीज़ के बारे में पता नहीं चलता, या फिर दे आर मोर प्रोन टू रिस्क फॉर किडनी डिजीज़? नहीं, देखिए, मैंने पहले ही कह दिया कि हाइपरटेंसिव पेशेंट्स और डायबिटिक पेशेंट्स आर द टू मोस्ट कॉमन, मतलब दुनिया के 2 सबसे बड़े कारण हैं किडनी डिजीज़ के लिए। सिर्फ यही एक कारण नहीं है आज की डेट में। आज की डेट में हमारे लिए लाइफस्टाइल बीमारियां हैं ये जी। बेसिकली डायबिटीज, हाइपरटेंशन, वेट गेन, वजन, मोटापा, खासकर हमारा डाइट चेंज हो गया है। आज की डेट में ज़्यादातर लोग फास्ट फूड या ज़्यादा नमक वाला खाना चाहते हैं कई बार ये, और लैक ऑफ एक्सरसाइज। आज की डेट में हम एक्सरसाइज कम करते हैं। हम ज़्यादातर अपनी थोड़ी भी दूर चलना हो तो हम अपनी गाड़ी निकाल लेते हैं, या
तो उन सब चीज़ों के वजह से लाइफस्टाइल के जो चेंजेस हैं, साथ में जो ये रिस्क फैक्टर्स हैं हमारे जी ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारी सीकेडी की पॉपुलेशन के लिए और बढ़ावा दे रहे हैं बीमारियों को। तो हमें समझना है कि क्या क्या चीज़ें हमें मॉडिफाई करनी है। जी सिर्फ डायबिटीज़ कंट्रोल चाहिए ज़रूरी है, पर उसके साथ साथ रेगुलर एक्सरसाइज। देखिए, जब भी हम किसी किडनी पेशेंट के बारे में बात करते हैं तो सिर्फ हम किडनी को नहीं देखते हैं, हमें उसका हार्ट भी देखना है, हमें सही उसका ब्रेन भी देखना है, ओवरऑल बॉडी देखनी है किसी भी। तो हम चाहते हैं कि वो सिर्फ शुगर कंट्रोल ना हो और बाकी तरीकों से भी फिट रहे। तो उसके लिए उसे एक्सरसाइज की ज़रूरत है, अपना लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है, साथ में नियमित तौर से अपनी शुगर कंट्रोल और बीपी कंट्रोल की ज़रूरत है। आपने लाइफस्टाइल की बात करी तो आइए बात कर लेते हैं जो हमारे किचन में अवेलेबल चीज़ें हैं, सॉल्ट, शुगर और प्रोटीन। ये तीनों कहते हैं किडनी से जुड़ी हुई 3 चीज़ें हैं, और अगर इनका सेवन ज़्यादा हो जाए तो ये किडनी के लिए खतरा बन सकता है। तो ये शुगर, सॉल्ट और प्रोटीन कितनी मात्रा में लेना चाहिए, आज आप हमारे ऑडियंस को बता दीजिए। नहीं, अगर आप कहेंगे कि नॉर्मल पॉपुलेशन है या सीकेडी पॉपुलेशन है, दोनों के लिए आज की डेट में नमक रिस्ट्रिक्टेड है। हमारा मानना है कि नॉर्मल एक आदमी को 5 ग्राम नमक फुल डे में लेना चाहिए अपने खाने में, जो 1 टेबल स्पून के बराबर है। आप उससे कम रख सकते हो, पर कोशिश करें उससे ज़्यादा ना जाए। शुगर भी सिर्फ स्वाद के लिए है। और अगर आप प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो नॉर्मल पर्सन के लिए कोई प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन नहीं है, फिर भी एक आम आदमी को नॉर्मली हमारा मानना है कि 1 ग्राम पर केजी प्रोटीन लेना चाहिए। सपोज अगर 60 किलो का आदमी है तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं उसको 48 ग्राम से लेके 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे लेना चाहिए। नॉर्मल सोर्सेज से जो प्रोटीन आता है वो शरीर के लिए हानिकारक नहीं है, चाहे आपका वेजिटेबल प्रोटीन हो, एनिमल प्रोटीन हो। पर हम ये कहेंगे कि दोनों की नियमित मात्रा हो, और खासकर आप मटन अवॉइड करें अपने खाने में, रेड मीट। जिसे हमने देखा जा रहा है कि जो लोग ज़्यादा रेड मीट का सेवन करते हैं उनको ज़्यादा ब्लड प्रेशर और क्रॉनिक बीमारियां होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो हम कहेंगे आप दोनों का मिक्सचर लीजिए और बैलेंस्ड लीजिए प्रोटीन डाइट। कई अच्छे वेजिटेबल सोर्सेज भी हैं प्रोटीन के जी जैसे दाल, चना, छोले, राजमा, पनीर, सोयाबीन की सब्जी, बीन्स, ये सब अच्छे सोर्सेज हैं वेजिटेबल प्रोटीन के। और ये देखा गया है कि वेजिटेबल प्रोटीन खाने वालों को किडनी की प्रॉब्लम नहीं हो। आजकल नमक को लेकर भी कई मिथ्स हो गई हैं। अगर वैसे नमक, देखिए हमारे लिए सबसे ज़रूरी है पहले क्वांटिटी। नमक में हमें सबसे ज़रूरी चीज़ है सोडियम, जिसे हम कम रखना चाहते हैं ताकि ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे। जो बाकी सप्लीमेंटेड नमक हैं जिनमें ज़्यादातर पोटेशियम, जैसे आप कहेंगे किसी भी अच्छी स्टैंडर्ड कंपनी का नमक आता है वो उनको प्रमोट करते हैं सोडियम लाइट करके जी, उनमें खासकर थोड़ी पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है और सोडियम कम होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आदमी ज़्यादा नमक खाना शुरू कर दे ये कह के कि अरे इसमें तो सोडियम कम है तो मैं खा सकता हूँ इसको, वो बात नहीं है। हमें फिर भी एक बैलेंस्ड सॉल्ट इंटेक लेना चाहिए। और खासकर ये सेंधा, लूना नमक खासकर उनके लिए थोड़े रिस्की हैं जिनको सीकेडी ऑलरेडी है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप एक्सेस पोटेशियम लो। पर हम ये भी नहीं कह रहे हैं आपको कि आप नमक बिल्कुल नहीं ले सकते, कम मात्रा में लीजिए। और फल फ्रूट का सेवन और वेजिटेबल्स का भी सेवन कीजिए। कई बार ये मिथ है कि हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नहीं दे सकते सीकेडी पेशेंट्स को, या हम क्या कहते हैं बहुत सारे फल रिस्ट्रिक्ट कर दे ये कह के कि उनमें पोटेशियम है इसलिए नहीं ले सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। आज की डेट में ये देखा जा रहा है कि बल्कि जो लोग ज़्यादा फल और सब्जियों का सेवन करते हैं एज कंपेयर टू नॉनवेज डाइट, वो ज़्यादा हेल्दी और ज़्यादा बाकी बीमारियों से बचे रहते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन आज जितनी जागरूकता फैल रही है, हम कॉन्शियस तो होते जा रहे हैं, और कॉन्शियस जब हो रहे हैं तो आपने शुगर कंट्रोल की भी बात करी। ऐसा हो रहा है कि शुगर कंट्रोल के चक्कर में शुगर बिल्कुल नहीं ली जा रही है। कई तो ऐसे भी लोग हैं कि इतने कॉन्शियस हो गए हैं कि शुगर लेना ही बंद कर दिया। तो क्या ये ठीक है कि पूरे दिन आपने बिल्कुल चीनी नहीं ली? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भगवान ने हमारा शरीर ऐसे बनाया है कि हमें जो शुगर चाहिए वो हमारे खाने से आती है। तो हमें कोई एक्स्ट्रा शुगर या मिठाई, ये सब चीज़ें सिर्फ स्वाद के लिए हैं। जब इंसान पैदा हुआ था तब तो कोई मिठाई नहीं थी और कोई चीनी नहीं थी, फिर भी हम आगे बढ़ते रहे।
तो चीनी की ज़रूरत एज सच नहीं है आपको कि आपको कोई एक्स्ट्रा चीनी की ज़रूरत अलग से है। इसके साथ जिन पेशेंट्स को किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम है, कहा जाता है कि उनके लिए कैल्शियम ठीक नहीं है, तो कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेना या फिर कैल्शियम के सोर्सेज के ज़रिए वो खाना खाना, तो क्या कैल्शियम और सप्लीमेंट्स और कैल्शियम से जुड़े जो खाने हैं वो किडनी स्टोन पेशेंट्स के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं? ये एक मिथ है, ये एक लोगों की धारणा है, पर ऐसा कभी नहीं देखा गया कि जो लोग एक्स्ट्रा कैल्शियम लेते हैं डाइट में उससे उनको स्टोन बनते हैं। ये इनहेरिटेबल कंडीशंस होती हैं ज़्यादातर, या कुछ किडनी डिफेक्ट्स होते हैं फंक्शनिंग में जिसकी वजह से वो एक्सेस स्टोन फॉर्मर होते हैं। अदरवाइज एक्सेस कैल्शियम खाने से किसी को स्टोन फॉर्मेशन नहीं होती, ये एक मिथ है। तो कभी भी आपको अपने डाइट में कैल्शियम रिस्ट्रिक्शन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अगर आप ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो आगे चल के आपकी हड्डियाँ उतनी कमज़ोर हो जाती हैं। तो आप इस मिथ से दूर रहें, आप अपना नॉर्मल कैल्शियम इंटेक रख सकते हैं, जो एज अप्रोप्रिएट कैल्शियम इंटेक रिकमेंडेड है, आप वो डेली लीजिए। और आप एज अप्रोप्रिएट कैल्शियम इंटेक की बात कर रहे हैं, बता दीजिए एज अप्रोप्रिएट कैल्शियम इंटेक क्या होता है? मैम ये वैसे तो ये एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का डोमेन है, फिर भी नॉर्मल सबसे ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत एक बढ़ते हुए बच्चे को या बुजुर्गों को है जिनकी हड्डियां या तो बढ़ रही हैं, जिनकी हड्डियां कमज़ोर होती हैं। ठीक। नॉर्मली उनके लिए अराउंड 800 इंटरनेशनल यूनिट्स और कैल्शियम अराउंड 1500 मिलीग्राम पर डे रिकमेंडेड है। 1500 mg कैल्शियम पर डे रिकमेंडेड है एटलीस्ट। तो उन पेशेंट्सों को ज़्यादा लेना है। आप नॉर्मली अगर यंग एज में है तो आपको अराउंड 1000 mg टू 1200 mg का कैल्शियम पर डे इंटेक रखना चाहिए अपने डाइट। इसके साथ जब हम लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं तो हम फिटनेस की भी बात कर रहे हैं, और फिटनेस के लिए हम जिम जाते हैं अपनी बॉडी को फिट करने के लिए, और फिट करने के लिए हम कई सारे प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं। तो क्या ये प्रोटीन सप्लीमेंट्स, अलग अलग तरीके के प्रोटीन सप्लीमेंट्स मार्केट में इस समय अवेलेबल है, क्या आगे जाके ये प्रोटीन सप्लीमेंट्स कुछ किडनी पर अफेक्ट करते हैं? ज़रूर आजकल देखा जा रहा है कि बहुत बच्चे जो यंगस्टर्स जो जिम जाते हैं वो एक्सेस सप्लीमेंटेशन लेते हैं प्रोटीन का। नॉर्मली इतने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा चीज़ आप अपने डाइट से भी कर सकते हो। जो नॉर्मल हम खाना खाते हैं उनके जो प्रोटीन सप्लीमेंट, जो प्रोटीन उनमें है, इट इज़ मोर देन इनफ। प्रोटीन सप्लीमेंट सच में बहुत खतरनाक है। अगर आप नियमित रूप में और डॉक्टर के कंसल्टेशन से ले तो फिर भी रेकमेंडेड है, कोई ट्रेन्ड पर्सन है जिसके आप साथ फॉलो अप में कर रहे हो। पर हाँ, जो लोग अनप्लान्ड खा रहे हैं और एक्सेस में ले रहे हैं, कई बार उनके साथ ये रिस्क है। आपको क्या लगता है ये पेन किलर्स क्या किडनी पर अफेक्ट करती हैं? देखिए, डेफिनेटली अगर आप एक्सेस में पेन किलर्स ले रहे हैं तो डेफिनेटली उनका कोई ना कोई असर अगर आपने लॉन्ग टर्म लिया है। देखिए, किडनी पे कोई भी दवाई दो तरीके से एक्ट करती है। एक तो उसका टोटल क्वांटिटी आपने कितना खाया है, ठीक है, कितने समय तक लिया है, और दूसरा क्या आप उस दवाई को कहीं एलर्जिक हो जिसकी वजह से वो किडनी में प्रेजेंट हो गई। कई बार सिंगल डोज भी आपको एलर्जी कर सकता है और किडनी के साथ प्रेजेंट कर सकते हो, किडनी प्रॉब्लम के साथ। पर ज़्यादातर जो दर्द की गोलियां हैं उनका सबसे ज़्यादा नुकसान उन मरीजों को होता है जो भारी मात्रा में खाते हैं, जो लंबे समय तक खाते हैं और जो डिहाइड्रेटेड होते हैं। जब हम शुरुआत में बात कर रहे थे तो हम यही बात कर रहे थे कि किडनी की प्रॉब्लम जब आती है तो बिन बुलाए आती है और चुपचाप से आती है। तो वार्निंग साइंस क्या कुछ होते हैं जो हमें पता चल जाए? हमने सुना है कि जी मचलना, उल्टी आना, या फिर ये जो मसल क्रैम्प्स, पैरों में सूजन, ये क्या सब किडनी के वार्निंग साइंस हो सकते हैं? देखिए मैम, किडनी बहुत अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकती है, कई तरीके से उसकी प्रेजेंटेशन हो सकती है, पर ज़्यादातर जो आपने सिम्टम्स बताए, भूख कम लगना, उल्टी उबकाई का मन रहना, स्वेलिंग आना, कई बार ये सारी चीज़ें लेट मैनिफेस्टेशन होती है, मतलब बहुत लेट स्टेज ऑफ डिजीज़ में आती है, जब डिजीज़ बहुत आगे बढ़ चुका होता है। अगर आप कहें कि अर्ली पकड़ना है तो मैंने जैसे पहले क्वेश्चन का आंसर दिया था कि हमें सबसे पहले ये देखना है कौन सी पॉपुलेशन रिस्क पे है, तो सबसे ज़्यादा उसे ही अर्ली पिकअप करना है उस बीमारी को जी। तो उनको एक रेगुलर टाइम पे अपना चेकअप कराना है, चाहे वो किडनी का टेस्ट हो और एक पेशाब का टेस्ट हो, ताकि कोई प्रोटीन लीक तो नहीं हो रहा। प्लस डायबिटिक को ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा रिस्क उसी को डायबिटिक को है, या तो जिसके माताजी पिताजी को या घर में पहले किसी को किडनी प्रॉब्लम हो चुकी है डायबिटीज़ की वजह से, या उसका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है, या उसका वज़न बहुत ज़्यादा है, या उसका शुगर अनकंट्रोल्ड है। जो हम नॉर्मली अगर सब लोग जैसा अपने ब्लड टेस्ट कराते हैं शुगर के मरीज, तो वो हर 3 महीने में एक HbA1c का टेस्ट कराते हैं।
तो अगर वो HbA1c 8 के ऊपर है तो रिस्क ज़्यादा है। हमें ये समझना है कि शुगर कंट्रोल सबसे बड़ी पार्ट है बीमारी से बचने के लिए। तो आप रेगुलर दवाइयाँ तो ले रहे हैं, पर कई लोगों का ये मानना है कि 200, सवा 200, 250 शुगर नॉर्मल है, जबकि ये गलत बात है। और शुगर के मरीज को एक और चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि सिर्फ शुगर कंट्रोल ना तो सिर्फ किडनी की प्रॉब्लम से बचाएगा आपको, वो आगे आपको हार्ट की बीमारी से बचाएगा, आगे आपको स्ट्रोक की बीमारी से बचाएगा, और सबसे ज़्यादा नसें और आंखों की बीमारी से बचाएगा। अगर आप अपने आखिरी टाइम तक भी अपने पैरों पे चलना और देखना चाहते हैं, खासकर शुगर के मरीज, तो अपनी शुगर कंट्रोल रखें। हम डरा नहीं रहे हैं, हम अलर्ट ज़रूर कर रहे हैं अपने ऑडियंस को, लेकिन इसके साथ साथ जब हम कह रहे हैं बीपी और डायबिटीज़ के पेशेंट बहुत प्रोन होते हैं किडनी डिजीज़ को, जो 10 साल से अपनी बीपी की दवाइयाँ ले रहे हैं, डायबिटिक्स की दवाइयाँ ले रहे हैं और अभी तक उनको किडनी की कोई दिक्कत नहीं आई है, क्या उनको कोई ऐसे ब्लड टेस्ट आप रेकमेंड करना चाहेंगे जो वो करा लें समय अनुसार, ताकि आने वाले डर को रोका जा सके? देखिए, कोई भी चाहे डायबिटिक हो चाहे हाइपरटेंसिव हो, हम कहेंगे कि अगर अभी तक आप नॉर्मल हैं तो भी आप एक काम कीजिए, एटलीस्ट 6 महीने से साल भर में एक बार आप अपना किडनी का चेकअप, मतलब KFT जिसे कहते हैं अगर रूटीन लाइन में, किडनी फंक्शन टेस्ट, जिसमें अब बैटरी ऑफ टेस्ट होंगे, आप किसी भी लैब पे जाएंगे, और साथ में एक यूरिन का टेस्ट, जस्ट देखने के लिए कि कहीं कोई प्रोटीन तो नहीं आ रहा है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। KFT और की बात आपने करी, KFT में जब आता है तब हमें क्रिएटिनिन का बड़ा रोल होता है। क्रिएटिनिन को डॉक्टर ज़रूर देखते हैं, क्रिएटिनिन क्या रोल प्ले करता है और अगर क्रिएटिनिन बढ़ता घटता है तो इससे किडनी पर क्या असर पड़ता है? नहीं, देखिए, जो KFT हमने मेंशन किया उसमें ज़्यादातर 2 टेस्ट प्राइमरी होते हैं हमारे। एक होता है यूरिया चेक करना और एक होता है क्रिएटिनिन चेक करना। क्रिएटिनिन सिर्फ एक इनडायरेक्ट टेस्ट है हमारे लिए, बताने के लिए कि किडनी कैसा फंक्शन कर रही है और कितना फंक्शन कर रही है अभी, पर वो एग्जैक्ट टेस्ट नहीं है। देखिए, क्रिएटिनिन हम सब में है, हमारी मसल्स में क्रिएटिनिन रहता है, वो क्रिएटिनिन पेशाब के रास्ते निकल जाता है बाहर। अगर किडनी कम फंक्शन कर रही है तो उसका लेवल ब्लड में बढ़ने लगेगा, जो आपको टेस्ट में दिख जाएगा। तो वो एक सिंपल टेस्ट है जानने के लिए कि आपकी किडनी कैसे काम कर रही है, पर और भी टेस्ट हैं जानने के लिए कि किडनी कैसा काम कर रही है, पर ये एक सिंपल टेस्ट है जो आदमी घर बैठे टेस्ट करा सकता है जी। तो क्रिएटिनिन की वैल्यू जो आई वो हमें बता सकती है कि किडनी कितना % काम कर रही है, एक इनडायरेक्ट मेजर दे सकती है हमें। तो हमें ये समझना है, कई पेशेंट्सों में जब क्रिएटिनिन बढ़ रहा है तो इसका मतलब किडनी फंक्शन डाउन जा रहा है। अगर क्रिएटिनिन किसी का लो है तो आपको ये समझना है कि क्यों लो है। कई बार बच्चों में लो हो सकता है, या वो पेशेंट्स जिनका मसल मास बहुत कम है, जैसे या तो जो स्ट्रोक के पेशेंट्स या लकवे के पेशेंट है जो बहुत दिनों से बेड पे पड़े हुए हैं, जो मेलनरिश्ड हो गए हैं, या किसी का पैर कटा हुआ है या कुछ कटा हुआ है जिसके मसल मास कम है, तो कई बार हो सकता है उसमें आपको फॉल्सली क्रिएटिनिन बढ़ता हुआ ना दिखे। या बहुत मोटापा है जिसको, कई बार उनका क्रिएटिनिन इनिशियली कम होता है, पर धीरे 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 जब किडनी फिल्टर करते करते थक जाती है तो वही क्रिएटिनिन फिर तेजी से बढ़ने लगता है मोटापे जी। इसके साथ साथ अब हम आ जाते हैं यूरिन पे भी, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक नॉर्मल इंसान कितनी बार टॉयलेट यूज़ करता है, करना सही है उसके लिए, और अगर किडनी आपकी मैल फंक्शन है तो यूरिन के ज़रिए आप कैसे पता लगा सकते हैं? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि कितनी बार उसको यूरिन करना चाहिए, बट बाकी चीज़ें आप कहेंगे कि किस तरीके से हम यूरिन से पता लगा सकते हैं किडनी डैमेज, तो मैंने पहले ही कह दिया, अगर आपको यूरिन में प्रोटीन आता दिखे, एल्ब्यूमिन पॉजिटिव आने लगे, या उसमें ब्लड आ रहा है, RBCs आ रहे हैं, कहीं ब्लड आ रहा है, तो ये एक खतरे की निशानी है कि कुछ और चल रहा है जिस पे हमें तवज्जो देनी चाहिए। क्या यूरिन के कलर पे भी डिपेंड करता है कि किडनी सही है या सही नहीं है? नहीं, ऐसे कहना बड़ा मुश्किल है कि यूरिन का कलर जब तक ग्रॉस रेड ना हो कि ऐसा लगे कि इसमें ब्लड आ रहा है। अदरवाइज ज़्यादातर जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम कलर चेंजेस देखते हैं यूरिन के, वो ज़्यादातर हमारे हाइड्रेशन स्टेटस से रिलेटेड होते हैं। अगर हम डिहाइड्रेटेड है थोड़ा, तो हमारा यूरिन कंसनट्रेटेड हो जाएगा, थोड़ा येलोइश दिखेगा। अगर हम बहुत अच्छा पानी पी रहे हैं तो कई बार वो वाइटिश हो जाएगा। तो ये थोड़े बहुत तो हाइड्रेशन के चेंजेस से होते हैं, हमारे नॉर्मल वाटर इनटेक से रिलेटेड हो सकता है। अदरवाइज ग्रॉस अपीयरेंस में अगर आप कहेंगे तो अब नॉर्मलिटीज, कई बार किसी दवाई से उसका कलर ऑल्टर हो सकता है,
तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कलर की से हम पकड़ पाएंगे कि बीमारी क्या है। नॉर्मली ज़्यादातर हमारा ये मानना है कि जब तक हम ग्रॉस ब्लड नहीं देख रहे हैं या उसमें काले कलर का यूरिन हो गया है, कई बार लॉन्ग स्टैंडिंग रखे रहने से यूरिन का कलर चेंज हो रहा है, तब तक हम कोई ग्रॉस बीमारी उसमें बता नहीं पाते हैं। फिर भी हमें सिंपल टेस्ट है, आप कहीं पे भी लैब पे चले जाइए तो हमें तो प्रोटीन और ब्लड में या यूरिन में ब्लड तो नहीं आ रहा है, ये 2 चीज़ें हमारे लिए प्राइमरीली देखनी है पहले। इसके साथ आजकल लोग पानी पीने को लेकर भी बड़े कॉन्शियस रहते हैं। कई कहते हैं कि ज़्यादा पानी पीने से किडनी आपकी हेल्दी रहती है, कितनी सच्चाई है इसके अंदर? नहीं, देखिए किडनी हेल्दी रहती है नहीं रहती, पानी पीने के अपने बहुत सारे फ़ायदे हैं। बॉडी को पानी की ज़रूरत है, स्किन हेल्दी रहती है। नॉर्मली वो उसको यूरिन बनाना है तो वो उसको एक्सक्रीट करनी है बहुत सारी चीज़ें यूरिन के रास्ते। तो एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन को अराउंड 3 लीटर्स ऑफ वाटर इनटेक पर डे रखना चाहिए। ये है जिसमें हम ये चाय, कॉफ़ी और ऐसी चीज़ें एक्सक्लूड कर लेते हैं जी। प्राइमरली हमारा होना चाहिए पानी या थोड़ा बहुत जूसेस और इस तरीके की चीज़ें आप कहना चाहो तो अराउंड 3 लीटर्स पर डे। कई लोग जो डिहाइड्रेटेड होते हैं उनमें स्टोन फॉर्मेशन की रिस्क इंक्रीज हो जाती है, जो लोग ज़्यादा डिहाइड्रेटेड होते हैं, या कई बार बहुत डिहाइड्रेशन हो रहा है तो बार बार किडनी पे चोट हो सकती है डिहाइड्रेशन की वजह से, और कई बार आगे चल के वो क्रॉनिक किडनी डिजीज में बदल सकता है। पर पानी के अपने फायदे हैं बहुत, हमारी बॉडी को हर काम के लिए पानी की ज़रूरत है और नॉर्मल एक आदमी को 3 लीटर पानी पीना चाहिए। इसके साथ आपने पानी की जब बात करी, हम सभी को अब इतने कॉन्शियस तो हम हैं कि शराब और सोडे से किडनी ख़राब होने के चांसेस होते हैं, लेकिन क्योंकि फटाफट भरी ज़िंदगी है तो एनर्जी ड्रिंक्स का भी कभी कभी हम सहारा ले लेते हैं। तो अगर लगातार हम ये एनर्जी ड्रिंक्स पी रहे हैं, क्या ये भी किडनी को अफेक्ट करती हैं? एनर्जी ड्रिंक्स कहना बड़ा मुश्किल है, पर जो चीज़ें जैसे आप कोल्ड ड्रिंक्स, कोलास और ये सब पीते हैं, ये कहीं ना कहीं आपको वेट गेन दे रही हैं, हाइपरटेंशन दे रही हैं। मैंने पहले कहा ये सब लाइफस्टाइल की चेंजेस आ रहे हैं जो हमारे खाने पीने में, तो ये उसको कंट्रीब्यूट करती है। एज सच आप कहेंगे कि अल्कोहल से किडनी खराब होती है, उनका डायरेक्ट इफेक्ट सिर्फ लिवर पे है, और कई बार बॉडी कनेक्टेड होती है तो लिवर की प्रॉब्लम से चल के आपको किडनी प्रॉब्लम्स हो सकती है। पर कोला, शराब और ये सब कहीं ज़्यादा वेट गेन कराती हैं, जिनकी वजह से आगे चल के आपको हाइपरटेंशन और आगे चल के किडनी प्रॉब्लम हो सकती है। और ये जो किडनी पेशेंट्स होते हैं, जब किडनी प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, दवाइयों के ज़रिए आपको एक डायलिसिस का सपोर्ट भी देना पड़ता है। डायलिसिस से लोग बहुत डरते हैं और डायलिसिस को ये समझते हैं कि एक बार डायलिसिस कराना शुरू कर दिया तो कभी डायलिसिस एक तो रुकेगा नहीं, डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और क्या ये जो किडनी की प्रॉब्लम है वो कभी रिवर्सिबल हो पाएगी कि नहीं? मैम, बहुत अलग अलग क्वेश्चंस है। एक पेशेंट है जो अचानक प्रेजेंट किया है, जिसको पहले कभी कुछ नहीं था, वो रेगुलर फॉलोअप करा रहा था, सब कुछ फिट चल रहा था, अचानक उसको किडनी प्रॉब्लम आई, तो हम कई बार ये मानते हैं कि अगर ये सब अचानक हुआ है तो वो चीज़ रिवर्सिबल है। नॉर्मली अगर किसी को कोई चीज़ अचानक हुई है, जब तक हम बाकी रिपोर्टें या बैकग्राउंड में जाके ना देखें, पर अगर हमारे पास ऐसा लगता है कि ये सब छोटी टाइम पीरियड में हुआ है, तो ज़्यादातर 80% केसेस ये 15 दिन से 20 दिन के अंदर रिवर्सिबल होते हैं। 20% केसेस फिर भी ऐसे हो सकते हैं जो रिवर्सिबल ना हो और जाके फाइनली क्रॉनिसिटी में लैंड कर जाए। अब है किसको डायलिसिस, एक तो है जिसको अचानक कुछ हुआ, उसको हमने डायलिसिस दिया और हो सकता है 2-3 डायलिसिस के बाद वो बंद हो जाए और किडनी अपना फंक्शन दोबारा रीगेन कर ले। एक वो पेशेंट है जिसको लंबे टाइम से बीमारी थी, धीरे 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 बढ़ती गई और फाइनली अब वो स्टेज आ गई है जहाँ उसको डायलिसिस की ज़रूरत है। मैं फिर भी कहूँगा कि जो मरीज़ एटलीस्ट 65 to 70 की एज के अंदर है, उनको डायलिसिस की बजाय अगर हो सके तो प्राइमरली ट्रांसप्लांट की सोचनी चाहिए, जिनको पहले से लंबे समय से पता था। अगर किसी मजबूरी की वजह से ट्रांसप्लांट नहीं हो पा रहा है तो उनको डायलिसिस पे आना पड़ता है। तो डायलिसिस एटलीस्ट आपको हफ्ते में 2 बार तो कराना पड़ेगा। आखिरी सवाल ये है, क्योंकि आप ट्रांसप्लांट की बात कर रहे हैं, लोगों में ये भी डर है कि अगर एक बार ट्रांसप्लांट करा लिया तो क्या वो आम जिंदगी जी पाएंगे? और कई बार एक और भ्रांति होती है कि एक किडनी खराब हो गई लेकिन एक किडनी ठीक है, तो जिंदगी क्या नॉर्मल पहिए की तरह चलती जाती है? अब मैं दूसरे पार्ट का पहले आंसर दे देता हूँ। अगर किसी की एक किडनी खराब है और दूसरी किडनी सही फंक्शन कर रही है और हमें रिपोर्टों में सारी चीज़ें नॉर्मल मिल रही हैं, ठीक, तो ज़्यादा घबराने की चीज़ नहीं है। फिर हमें ये डिसाइड करना है कि हम दूसरी किडनी को कितना बचा के रख सकते हैं। अगर पहली किडनी किस लिए खराब हुई, क्या उसमें पथरी थी, क्या उसमें कोई इन्फेक्शन लगा, तो हम कोशिश करेंगे कि वो फैक्टर्स दूसरी किडनी में ना आए।
पर अगर किसी की जन्म से ही एक किडनी है तो भी हम ये मान के चलते हैं कि 5,000 में से एक व्यक्ति एक ही किडनी के साथ पैदा होता है, और कई बार वो नॉर्मल उम्र गुजार लेता है और उनको फिर भी पता नहीं चलता। तो अगर आपके पास एक किडनी भी है, अगर आप उसका सही से देखभाल कर रहे हैं, सही से अपने नियमित रूप से अपना बाकी लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं जी, और जो चीज़ें प्रिवेंट करनी है वो कर रहे हैं, तो मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर जो पहला सवाल है कि ट्रांसप्लांट के बाद क्या आप नॉर्मल लाइफ लीड कर पाएंगे, ट्रांसप्लांट किया ही इसलिए जाता है कि वो आदमी आगे चल के अपनी नॉर्मल लाइफ लीड कर सके। जितनी भी भारी दवाई है वो पहले 2 से 3 महीना चलती है और उसके बाद धीरे धीरे कम होते होते 6th मंथ तक आते आते, 6ठे महीने तक आते आते वो मिनिमम दवाई पे आ जाते हैं जो उनको लाइफ लॉन्ग लेनी है। बस ट्रांसप्लांट के मरीज को 2 बात समझनी है कि एक तो दवाई छोड़नी नहीं है, ठीक है, मिस नहीं होनी चाहिए, नियमित रूप से जैसे पहले ले रहे थे वैसे ही लेते रहे और रेगुलर चेकअप कराते रहे। सिर्फ इन्फेक्शन एक ऐसी चीज़ है हमारे यहाँ पे जो कॉमन है काफ़ी हमारे ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में, तो मैं कहूँगा कि भाई ये घर पे साफ सफाई, थोड़ा भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचे, ठीक है, और रूटीन नॉर्मल अपनी लाइफ में जो वैक्सीनेशन एडवाइज्ड है हर इंसान को जिसका शरीर कमज़ोर है वो नियमित रूप से टाइम टू टाइम अपनी वैक्सीनेशन कराएं। यही बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब टोटल हेल्थ पॉडकास्ट में आने के लिए और हमारे दर्शकों के बीच इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। थैंक यू मैम फॉर द इनविटेशन। आज की बातचीत से ये बात तो साफ है कि किडनी की बीमारी अचानक नहीं होती, वो रोज की लापरवाही से बनती है। अगर आप या आपके परिवार में कोई डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर का मरीज है तो ये पॉडकास्ट एक चेतावनी है, डराने के लिए नहीं, बचाने के लिए। किडनी की बीमारी अकेले की नहीं, पूरे परिवार की लड़ाई होती है। टोटल हेल्थ पॉडकास्ट के आज के अंक में इतना ही। दीजिए अनुमति, नमस्कार।